नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड और मैं हूं हर्षिता सावंत। आज फोकस हमारा भारतीय बाजारों के बजाय चाइना वाली थीम पर रहेगा। भारतीय बाजार हाल फिलहाल में हमने देखा है थोड़े से करेक्शन से जरूर गुजरे हैं। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज की तरफ से बड़ी बिकवाली आई है और सवाल यही उठ रहा है कि अगर एफआईआईज भारतीय मार्केट में जो हाल ही में आए थे फिर बेचना शुरू कर रहे हैं तो ये पैसा जा कहां पर रहा है। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में चाइना ईटीएफ्स की, चाइना रिलेटेड फंड्स की, और यहां पर वाकई में एक मौका है या नहीं, इस सब पर बातचीत करने के लिए राधिका गुप्ता हमारे साथ हैं जो एमडी और सीईओ हैं ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट की। मैं आपको बता दूं कि ईडलवाइज का एक ग्रेटर चाइना फंड है। इन्होंने एक फेरिस्त बनाई हुई है चाइनीज डेडिकेटेड कंपनियों की, तो वहां पर किस तरह के मौके हैं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी पर आज कर रहे हैं हम चर्चा। राधिका, वो चाइना फैक्टर पर मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले भारतीय बाजार जहां पर हमने देखा एफआईआईज की तरफ से एक बहुत तगड़ी बिकवाली रही। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार बिकवाली की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। क्या ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है? जो हम पीक से, निफ्टी के पीक से 4% करेक्ट हुए हैं, ये क्या नॉर्मल है या फिर अब शायद शुरुआत हो सकती है मुनाफा वसूली की और शायद मंदी की? See, I think 4% करेक्शन फ्रॉम द पीक को तो मैं करेक्शन भी नहीं मानूंगी। इनफैक्ट आई थिंक बाजार में किसी भी पॉइंट पे 10 से 15% का करेक्शन तो हो ही सकता है। अगर आप बड़े से बड़े बुल मार्केट्स देखें, अगर आप 2004, 5, 6 जैसे भी इयर्स देखें जब बाजार ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, उनमें भी इन द मिडल आपको 10 से 15% का करेक्शन दिख सकता है। तो इसको तो मैं बहुत वो नहीं मानती। आई थिंक पिछले 3-4 दिनों से नॉट जस्ट इंडिया, काफी इमर्जिंग मार्केट्स में आपने ये करेक्शन देखा है जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी के कारण। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हिंदुस्तानी बाजार को देखें तो जो अभी आया अर्निंग सीजन है वो ज्यादातर ठीक ठाक गुजरा है। फेस्टिव सीजन आने वाला है, कंजम्पशन की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक जब तक हमारी अर्निंग्स लेड रिकवरी है और लोकल फ्लो स्ट्रांग है, होपफुली ये करेक्शंस बहुत डीप नहीं रहेंगे। लोकल फ्लोज तो अनडाउटेडली स्ट्रांग है क्योंकि भारतीय निवेशकों ने इतनी लंबी चौड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो एसआईपीज 2020 में शुरू की वो सिलसिला और वो चस्का मार्केट में पैसे बनाने का बरकरार है। लेकिन बीच में लग रहा था, स्पेशली सितंबर में जो एफआईआईज की तरफ से खरीदारी आई, तो उम्मीद ये जगी कि शायद वो फ्लोज भी आते हुए दिखाई देंगे। क्या एफआईआईज को दूसरे मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं इस बीच जो चाइना में हो रहा है, जिस तरह का स्टिमुलस आया है? क्या वो हमारे लिए एक बड़ा कंपटीशन है एफआईआई फ्लोज के लिहाज से? देखिए, कंपटीशन तो है, बिकॉज अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स में देखें, जो बड़े मार्केट्स हैं जहां आप साइजेबल कैपिटल डाल सकते हैं, आज वो इंडिया और चाइना ही हैं। लेकिन दोनों बहुत अलग तरह के मार्केट्स हैं। हम लोग ऑफ कोर्स इंडिया का लार्जेस्ट चाइना ऑफशोर फंड भी रन करते हैं, तो वी लुक एट दैट मार्केट वेरी क्लोजली। चाइना एक बड़ा मार्केट है, लेकिन एंड वैल्यूएशंस भी वहाँ रिलेटिवली सस्ती हैं। एक एफआईआई के लिहाज से जब आप मार्केट्स देखते हैं तो आप इंडिया भी देखते हैं, आप चाइना भी देखते हैं, आप सारे मार्केट्स देखते हैं, तो वहाँ वैल्यूएशन का आपको एडवांटेज है। लेकिन जो ग्रोथ में एक स्लो डाउन है वो भी लोग देखते हैं। सो इट इज अ लिटिल बिट ऑफ, इनफैक्ट जब मैं बाहर की कॉन्फ्रेंसेज में जाती हूँ, एफआईआई से बात करती हूँ, तो एक तरफ उन्हें इंडिया दिखता है जो सस्ता नहीं है लेकिन ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है। दूसरी तरफ चाइना है जहाँ वैल्यूएशन सस्ती है लेकिन थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो हर इन्वेस्टर अपना एक अलग कॉल लेगा। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में हमने सुना है सेलेक्ट एफआईआईज आर सेइंग चलो इंडिया में से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, चाइना में थोड़ा सा डाल देते हैं। तो एफआईआईज के साथ ये टैक्टिकल एलोकेशन मुझे लगता है चलता रहेगा। गुड न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट हाउएवर इज कि हमारे जो फ्लोज रहे हैं जिस इस टाइम पे जब मार्केट बढ़ा है, वो ज्यादातर डोमेस्टिक फ्लोज रहे हैं। एफआईआई फ्लोज तो इंडिया में जितने आने चाहिए वो एक्चुअली आए ही नहीं है। सो इवन इफ देयर इज सम रीएलोकेशन टुवर्ड्स चाइना, इट इज अबाउट फ्यूचर फ्लोज, नॉट फ्लोज जो ज्यादातर इंडिया में आए हैं। जी, तो चाइना को लेकर इस समय जो इतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है और इसकी हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, हम भी इसको काफी डिस्कस करते आए हैं, क्या ये एक लॉन्ग टर्म बड़े बदलाव की तरफ कदम है राधिका? दैट्स द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप इस मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक करती आई हैं। पहले भी चाइना ने स्टिमुलस दिया है, बट हाउ डिफरेंट इज इट दिस टाइम?
दिस इज अ ट्रिकी थिंग टू से, और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने शुरुआत करी ये लॉन्ग टर्म पूछने से, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, एंड हमने अपने चाइना फंड में ये एक्टिविटी देखी है। पिछले 2 हफ्ते तक कोई एक्टिविटी नहीं थी फंड में, बहुत म्यूटेड एक्टिविटी थी। इन द लास्ट 3-4 days there's a lot of activity in our fund। बहुत लोग इंक्वायर कर रहे हैं, बहुत लोग पैसे डाल रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग एवरीवन, हम लोग सबसे कह रहे हैं कि अगर आप लंबे समय तक चाइना में पैसे डालने वाले हैं, अगर आपका सच में 5-10 साल का होराइजन है, तभी आप डालिए। क्योंकि लंबे समय में अगर आप देखें तो चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। एक डोमेस्टिक मार्केट वहां बहुत स्ट्रांग है, और जैसा कि मैंने एफआईआई के नजरिए से भी कहा, वैल्यूएशंस का आपको फायदा है। और थोड़े से स्टिम्युलस मेजर्स हाँ आए हैं टू रिवाइव कंजम्पशन, टू रिवाइव रियल एस्टेट, एंड आई थिंक चाइना में रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी। और जो पोस्ट कोविड कंजम्पशन में स्लो डाउन आया था, उसको रिवाइव करने का एक मौका है। इक्विटी मार्केट्स को भी स्टेबलाइज करने की तरफ कुछ अटेम्प्ट्स बनाए जा रहे हैं। द प्रॉब्लम्स एंड द अनसर्टेनिटी डज नॉट गो अवे ओवरनाइट। मुझे बस ये वरी है कि लोग छोटे बाउंस के लिए, जो शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए आ रहे हैं, वो ना आए, लंबे समय के लिए आए। अब तो राधिका ऐसे में, क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी बन गई और पिछले 2 हफ्तों में जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट और इंक्वायरीज आपके फंड के लिए बढ़ी है, उतनी इंटरेस्ट और इंक्वायरीज चाइना डेडिकेटेड ईटीएफ्स में भी देखने को मिली है। तो अगर एक निवेशक ये टैक्टिकल प्ले लेना चाहता है, विच इज एन ईजियर वे टू एंटर, क्या एक फंड में पैसा एलोकेट करे, एंड आई एम अज्यूमिंग वहां पर आप शायद एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म लमसम पैसा लगा सकते हैं, या फिर ईटीएफ में के जरिए ये ज्यादा क्विक रहेगा? हाउएवर वो ईटीएफ्स में भी प्रीमियम्स हमने बढ़ते देखे हैं। यस, एंड इसमें कोई राइट आंसर नहीं है। आपको एक्चुअली दो चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो जो सारे चाइना प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, और 4-5 ही प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ईटीएफ हो या फंड, वो बहुत अलग अलग हैं। फॉर इंस्टेंस आर फंड इज अ ग्रेटर चाइना फंड, इसमें चाइना प्लस हांगकांग का एक्सपोजर है। अब इंडिया में एक ईटीएफ है जो एक टेक फोकस चाइना फंड है, तो आपको शायद सिर्फ टेक सेक्टर में एक्सपोजर लेना है, तो आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। सिर्फ उसके कि ये फंड है या ईटीएफ है, इसके पीछे मत भागिए। पहले जो प्रोडक्ट क्या है उसको देखिए। इंडिया में भी अगर कोई निवेश करना चाहे, यू डोंट जस्ट बाय इंडिया, यू चेक ये लार्ज कैप है या मिड कैप है या वैल्यू है या ग्रोथ है। जी। दूसरा जो आपने कहा, ये ईटीएफ्स में अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा इशू आ गया है कि प्रीमियम्स काफी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट मैंने सुना है कि कुछ ईटीएफ्स में जो प्राइस पे लोग खरीद पा रहे हैं, जो एक्चुअल एनएवी है, उसमें 10-20% का प्रीमियम है। तो ऐसे प्रीमियम्स हैं तो आप कभी पैसे बना नहीं पाएंगे। ये प्रॉब्लम एक्चुअली एक फंड में होती नहीं है। सो फंड में यू बाय एट द एनएवी, बिकॉज वी डोंट हैव दिस इशू ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो मुझे लगता है जो एक लंबे समय का इन्वेस्टर है, एक्चुअली इवन समवन हु वांट्स टू प्ले दिस गेम फॉर द शॉर्ट टर्म, उसके लिए फंड इज अ वेरी इजी वे टू डू इट। हमारा तो एक बहुत ब्रॉड बेस्ड फंड है, एंड यू डोंट हैव दिस इशू ऑफ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो राधिका, फिर सवाल आता है, इफ आई एम इवन कंसिडरिंग पुटिंग द मनी इन द फंड, ये रफली किस तरह के रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, स्पेशली ये रीसेंट डेवलपमेंट्स और रीसेंट स्टिमुलस के चलते? मैं कुछ डेटा देख रही थी। अब ये चाइना का आपका ग्रेटर चाइना ईटीएफ 2019 से 2020 में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद बीएससी 500 ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करके दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में जो हुआ सो हुआ। क्या अब ये रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या ये फंड ज्यादा बेहतर भारतीय बाजारों की तुलना में रिटर्न कमा कर देगा, या फिर वेयर विल इट स्टैक अप? दिस इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर इन द शॉर्ट टर्म, बट मैं ये जरूर कहूंगी, और हमेशा लोग इसको भारतीय बाजार से तुलना करते हैं। एक ऐसा दौर आया 2019 से पहले, जब ये फंड भारतीय बाजार से कहीं ज्यादा अच्छा करता था। फिर एक दौर आया जहां भारतीय बाजार ने इसे बीट किया। इंटरनेशनल मार्केट्स में आप क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि वो आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन सुनने में बहुत अच्छी चीज लगती है, लेकिन उसका मतलब यही है कि कभी एक मार्केट अच्छा करेगा आपके पोर्टफोलियो में, कभी दूसरा मार्केट अच्छा करेगा। और हम अभी बैठे बैठे ये नहीं बता सकते कि कौन सा मार्केट कब अच्छा करेगा। मैं हमेशा निवेशकों से कहती हूँ, अगर आप हिंदुस्तान में हैं, आप अपना 10 से 20% एलोकेशन इंटरनेशनल फंड्स में रखिए। अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर हैं, उसमें से कुछ यूएस में जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत मेजर मार्केट है, और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स जैसे चाइना में जाना चाहिए।
ओके तो मुझे अगर आप इस फंड के कॉम्पोजिशन के डिटेल्स दे सके, क्योंकि उसी में शायद हमारे दर्शकों का भी इंटरेस्ट रहेगा। आईसी यहाँ पर टेंसेंट है, कुछ टाइवानीज सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, और जैसे आपने कहा यहाँ पर चाइना की दिग्गज कंपनी और हांगकांग वाली कंपनियां भी हैं। तो क्या यूनिकनेस है इस पर्टिकुलर फंड कॉम्पोजिशन की, और किस थीम पर फिर आप लोग राइड कर रहे हैं? So this fund is about 60-70% China plus Hong Kong and 30% Taiwan, क्योंकि ताइवान में कुछ काफी अच्छी कंपनीज हैं। एंड सो दैट इज द ब्रॉड कॉम्पोजिशन ऑफ दिस फंड। अभी इस फंड्स में जो थीम्स हैं रिलेटिव टू द बेंचमार्क, आप जब देखते हैं तो एब्सोल्यूट देखते हैं, बट आई एम सेइंग रिलेटिव टू द बेंचमार्क कुछ थीम्स जो इसमें इंटरेस्टिंग है। एक तो टेक में इट्स मूविंग अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक टू ऐसी कंपनीज जो एआई की बेनिफिशियरीज हैं, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। दूसरा एक थीम है कार्बन न्यूट्रलिटी। इस फंड में आप देख रहे हैं कि ईवी जैसे सेगमेंट में फॉर इंस्टेंस चाइना इज बिकमिंग वन ऑफ द लीडर्स, सो बेनिफिशियरीज ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी। रियल एस्टेट मार्केट में जिसमें काफी सपोर्ट दी है सरकार ने, और उसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज जैसे होम इम्प्रूवमेंट वगैरह है, कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स, उसमें ये ज्यादा फोकस्ड है। अंडरवेट या इसकी कम पोजीशंस ज्यादातर बैंकिंग में है, क्योंकि बैंक ज्यादातर स्टेट ओन्ड है। थोड़ा इंश्योरेंस में भी पोजीशंस हैं। सो टेक, इंश्योरेंस, बेनिफिट ऑफ रियल एस्टेट रिवाइवल एंड कंजम्पशंस, एआई, ये 3-4 थीम्स हैं जहां इस फंड में थोड़ा ज्यादा फोकस। एक और बात ये एक बहुत एक्टिवली मैनेज फंड है, इसमें 50 से 60 स्टॉक्स हैं। इट्स मैनेज्ड बाय आवर पार्टनर जेपी मॉर्गन टीम, जिनके करीब बिटवीन चाइना एंड हांगकांग 40-50 लोग हैं ग्राउंड पे जी उस मार्केट में। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स। नॉर्मली एक आम निवेशक जब भी चाइना वाली खबर सुनता है तो पहले मेटल्स में एक्सपोजर ले लेता है, बिकॉज इट्स द इजीएस्ट कोरिलेशन कि चाइना की इकोनॉमी अच्छा करेगी तो डिमांड बढ़ेगी। क्या उस तरह का प्ले आगे चलकर आएगा इस फंड में, और दैट्स नॉट द वे टू लुक एट दिस व्हेन यू आर मैनेजिंग दिस फंड? No, that's not the way to look at it. See, हम लोग एक बहुत नैरो नजरिया है चाइना को देखने का। आप इसको एक चाइना का फ्लेक्सी कैप फंड की तरह देखिए। ये आपको एक्सपोजर देना चाहता है ब्रॉड चाइनीज मार्केट में। और जो चाइना जैसे एक इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में कभी फंड मैनेजर कुछ सेक्टर्स में आता है, कभी कुछ फंड मैनेजर दूसरे सेक्टर्स में आता है, ऐसे ही इसमें एक डायनामिज्म है। एक टाइम था जब इस फंड में काफी ट्रेडिशनल टेक कंपनीज थी, बैंकिंग भी था। अब इट्स मूव्ड अ लिटिल मोर फ्रॉम बैंकिंग टुवर्ड्स इंश्योरेंस, फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक टुवर्ड्स एआई। तो एक बहुत डायनामिक और फ्लेक्सी कैप अप्रोच है टू गिव ब्रॉड बेस्ड एक्सपोजर टू द चाइनीज इकोनॉमी। I have this word that I say कि in India this is दाल चावल funds are multi cap funds, flexi cap funds. Yeah. This is the दाल चावल equivalent of a China fund. लेकिन भारतीय पोर्टफोलियो में फिर ये पापड़ का काम करेगा या अचार का, और इज इट द स्वीट डिश फ्रॉम अ इंडियन इन्वेस्टर? इसकी भूमिका क्या रहेगी? For an Indian investor's point of view, this is not a core allocation, because for the Indian investor, the core allocation will always be the India funds, the flexi cap, the multi cap. But मुझे लगता है अगर आप एक इंडियन इन्वेस्टर हैं जिसको इक्विटी की समझ है, जिसने इंडिया में निवेश कर लिया है, तो एज आई सेड आपका 15 से 20% इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए। और वो आमतौर से लोग दो ही मार्केट में करते हैं, एक यूएस है और एक चाइना है, क्योंकि ये बड़ी इकोनॉमी है। तो अगर आप एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर हैं, so then this is that allocation for you. So for instance, मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा यूएस का एक्सपोजर रहा है और इमर्जिंग मार्केट्स का एक्सपोजर रहा है, और इमर्जिंग मार्केट्स में चाइना के थ्रू। मैं इसी पर आने वाली थी क्योंकि नॉर्मली जब भी एक इंटरनेशनल मार्केट में लोग एक्सपोजर लेने जाते हैं तो वो नैस्डैक फंड्स की बात करते हैं, यूएस वाले फंड्स की बात करते हैं। अब वहाँ की इकोनॉमी में जो हो रहा है, कंस्ट्रिंग रेट कट का सिलसिला शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसे बैलेंस आउट होता आप देखेंगे या नहीं देखेंगे? आपका कन्विक्शन किस इकोनॉमी पर ज्यादा है इस समय बियॉन्ड इंडिया? So I think that US and China are two very different economies. I think US along with India has been one of the best performing markets, and I think earnings growth in the US has been very, very strong. Tech companies में अगर आप देखें, फॉर इंस्टेंस हम लोग एक यूएस टेक फंड चलाते हैं, टॉप 7 में एक्चुअली काफी रैली हुई है। ब्रॉडर बेस्ड टेक में मेरे हिसाब से अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाइना को देखें, चाइना का मेजर जो प्ले है वो वैल्यूएशन का प्ले है।
ओके राधिका, मैं अब भारतीय बाजारों के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगी। ऑफ कोर्स चाइना का सरोकार जब भी हम मेंशन करते हैं, गोइंग अ लिटिल बियॉन्ड द फंड एस्पेक्ट, हमने मेटल्स डिस्कस किया, आपने कहा वो बहुत ही नैरो वे है, लेकिन चाइना में हम वो केमिकल थीम आइडेंटिफाई करते हैं। इवन सो JLR का जो बड़ा मार्केट चाइना में है उसकी बात करते हैं, उसका कितना ट्रिकल डाउन इफेक्ट भारतीय इक्विटीज और इन स्टॉक्स इन सेक्टर्स में आगे आता हुआ दिखाई दे सकता है? So I think over the last few years अगर आप देखें, हिंदुस्तानी कंपनियों ने एंड एक्चुअली बहुत देशों की कंपनियों ने, यूएस कंपनीज ने चाइना प्लस वन जो एक वर्ड कॉइन करा गया है, वो एक बहुत वो एक्शन में दिख रहा है। अगर आप इंडिया की फैक्ट्रीज विजिट करें, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सप्लाई चेन्स चाइना से डाइवर्सिफाई करें। अब क्या वो पूरी तरह डाइवर्सिफाई हुई है? नहीं हो पाई है अभी भी। अगर आप बहुत जगह देखें, मशीन्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। अगर आप बहुत जगह देखें, सेमीकॉन की बहुत पावरफुल स्टोरी रही है। तो चाइना प्लस वन वाइल एक स्ट्रेटेजी रही है, वो कुछ महीनों में कामयाब हुई है, लेकिन अभी भी चाइना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल ट्रेड। फेयर इनफ, लेकिन क्या फिर वो थीम भारतीय बाजारों में भी प्ले आउट होती हुई दिखाई देगी? एक समय था जब ये चाइना प्लस वन की बात हुई थी और केमिकल स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। क्या वो फिर से दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर उभर कर आ रही है इस समय? मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ। वो थीम ऑलरेडी है, लेकिन शायद वो केमिकल स्टॉक्स में नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देखें, जो एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, अभी हाल ही में हुआ आईफोन 15 में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा आ रहा। तो वो थीम आपको दिख रही है, लेकिन वो थीम आपको एपीआईज में दिखेगी, जैसे मेडिकल एपीआईज में दिख सकती है। वो थीम आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में दिख रही है। केमिकल स्टॉक्स का केस थोड़ा अलग है, वैल्यूएशंस हैड ऑलरेडी रन अप क्वाइट अ बिट, तो थीम दिख रही है, लेकिन वो केमिकल्स में नहीं दिख रही। ओके, तो थीम्स ऑफ कोर्स अब बदल रही है और इतनी अट्रैक्टिव केमिकल में नहीं रही है शायद। राधिका, कमिंग बैक टू इंडियन मार्केट, और इस समय आपने कहा एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा अर्निंग्स में क्या निकल कर आता है। Q2 के कुछ अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं। बैंक्स होपफुली डिपॉजिट्स के जरिए अपना कुछ फंड गाना कर पाएंगे, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा उसमें कोई गारंटी नहीं है। क्या लग रहा है, स्थिति कैसी बनेगी? और स्पेशली ये रेट कट के माहौल में आरबीआई क्या कुछ एक्शन जल्द लेता हुआ दिखाई देगा अक्टूबर पॉलिसी में? So I think पहली बात तो Q2 अर्निंग से हम ज्यादा कुछ वो देख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा कट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि Q2, Q1, Q2 तब हुए थे, खासकर Q2 जब एक इलेक्शन का दौर था, तो बहुत सारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो थोड़ी कम होती है। आई थिंक हम सीरियस ऐसा इन दैट सिनेरियो 1% अर्निंग्स कट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रॉडली अगर हम देखें, अर्निंग्स रेजिलियंस है। हम फेस्टिव सीजन को बहुत क्लोजली देखना चाहेंगे, क्योंकि वहां हमें थोड़ा एक कंजम्पशन रिवाइवल, कंजम्पशन डिमांड का इंडिकेशन मिलेगा। हमारा मानना है कि विद यूएस रेट कट कमिंग, आरबीआई बहुत पीछे नहीं रहेगा, तो इंडिया में भी एक कट आएगा। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, इंडिया में रेट्स उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़े थे जितना यूएस में बढ़े थे। तो यूएस में आप गए थे 0 से 5%, इंडिया में गए थे आप 4, 4.5 से 7.5%। तो इतना डेल्टा नहीं है। तो जितना आरबीआई को काटना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। एंड इंडिया में इन्फ्लेशन इतनी स्पाइक नहीं हुई थी, इनफैक्ट एट 4.5%। तो हमें एक्चुअली चाहिए अबाउट 5% इन्फ्लेशन, 7% इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि हमारी 11-12% नॉमिनल ग्रोथ रहे। तो कट तो होगा, लेकिन हमारे यहाँ हमें कट इतना करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन चर्चा को आगे जारी रखेंगे और आगे राधिका से पूछेंगे कि भारतीय बाजारों में अगर इस समय पैसा लगाना है तो वो किस तरफ होना चाहिए, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स या फिर आपके दिग्गज शेयर। आपका फिर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड और आज हम बात कर रहे हैं ईडलवाइज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता से। राधिका, एक निवेशक जो शायद प्लान कर रहा हो कि अब यहाँ से इस साल के अंत तक कहाँ पर पैसा बनेगा, ये इस साल की शुरुआत में बातचीत हुई थी, इनफैक्ट पोस्ट बजट भी काफ़ी बातचीत हुई थी कि 2024 में या फिर FY25 में आप दिग्गजों पर ही जोर दीजिए क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन ज़्यादा सस्ते थे। अब इंटरेस्ट आया है और कुछ दिग्गज स्टॉक्स चले भी हैं।
अभी भी आपको लग रहा है मौका यहीं पर है कंपेयर टू आपके माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप्स? तो मेरा तो 2024 का थीम रहा है मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का मतलब है कि यस, आप पूरी तरह स्मॉल एंड मिड कैप की तरह ना रहें। नॉट ओनली क्योंकि वैल्यूएशन काफी बढ़ गए हैं, बट क्योंकि ये एक इट इज फाइनली स्मॉल एंड मिड कैप। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आप पूरी तरह लार्ज कैप की तरह रहेंगे, तो आपके जो सेक्टोरल एक्सपोजर है वो बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपका लार्ज कैप इंडेक्स में रिप्रेजेंटेड है बैंक्स, एनर्जी, मेटल्स, ये सारी थीम्स, ऑयल, ये सब ज्यादा रिप्रेजेंटेड है, टू सर्टेन एक्सटेंट टेक। तो हम तो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि अभी आपका अप्रोच थोड़ा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप होना चाहिए, जिसको मैं कहूंगी मिडिल पाथ, जहां लार्ज कैप एक्सपोजर 40 से 60% रहे आपके पोर्टफोलियो में, बाकी आपका थोड़ा सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज, अभी भी सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज हैं मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में। तो ये एक मिडिल पाथ का अप्रोच हमने रेकमेंड किया है। सर्टनली हम रेकमेंड करते हैं कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, आजकल लोग ना वेंट टू दाल चावल, ये बहुत पिकल चटनी वाला काम कर रहे हैं, वेयर दे बाइंग सेक्टर फंड्स विद वेरी वेरी नैरो एक्सपोजर टू अ थीम जिसका 80 मल्टीपल है, 100 मल्टीपल है, वो तो आप जरूर अवॉइड करिए। और कोई ओके, ये एक चीज अवॉइड करनी है कि सेक्टोरल थीम्स ना पकड़े, लेकिन कोई एक खतरे की घंटी जिससे बचा जा सकता है इस समय एट दिस पॉइंट इन टाइम मार्केट्स में? I genuinely think it is sectors जहां valuation, sectors and areas and pockets जहां valuation बहुत बढ़ गए हैं। अगर कोई स्टॉक, अगर कोई सेक्टर 80, 90, 100 की पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ चाहिए होगी टू मेक मनी। अगर आप 10 साल के होराइजन से किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर, बट अगर आप 3 से 5 साल की, तो ये इसमें आपको सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। लेकिन इस बारी चाइना का फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, और एक अपॉर्चुनिटी अगर आप चाइनीज ड्रैगन को राइड करना चाह रहे हैं तो उस फंड में ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसको आप ज़रूर पहले स्टडी कीजिएगा। चाहे तो दोबारा सा इस शो को ज़रूर सुनिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड लक टू यू। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ फायदेमंद फंड में आज इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार, टेक केयर।